मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर विकास वर्मा, जिनकी लाइफ जर्नी इतनी रोमांचक रही है कि उस पर आसानी से एक किताब लिखी जा सकती है। इस जर्नी के बारे में हम अपनी बातचीत में सब डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं विकास जी के नए वेंचर, जो कि एक पहली इंडो पॉलिश फिल्म है, पोलैंड के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई है, नो मीन्स नो। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। आज के सेशन में हम आपसे आपकी फिल्म नो मीन्स नो के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आपकी रोमांचक जर्नी जिसके बारे में अभी डिस्कस किया है उसके बारे में। जी नमस्कार। ललन टॉप को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सब जो कि पूरे दुनिया में उछा गए हैं वो। पहला सवाल नो मीन्स नो पर कि हमारे ललन टॉप के दर्शकों को आप बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का, कास्ट कौन कौन है, कब रिलीज हो रही है, ये सब। इस फिल्म में पहले संजय दत्त थे, उसके बाद में फिर गुलशन ग्रोवर जी आए और ये फिल्म में ध्रुव वर्मा और गुलशन ग्रोवर जी, फिर शरद कपूर, दीपराज राणा जी और बहुत से मराठी कलाकार भी हैं जो जैसे रामा मूर्ति और तो नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतने नाम है उसमें कि, और हॉलीवुड के कुछ लोग और पोलैंड के जितने 80% पोलैंड के आर्टिस्ट है यहाँ पे, कुछ यूरोपियन आर्टिस्ट है, कुछ हाँ कलाकार ये सब हैं, और कुछ स्पेन से कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, और मोस्ट ऑफ द टीम फ्रॉम मुंबई बॉलीवुड। कॉन्सेप्ट के बारे में विकास जी थोड़ा सा बताइएगा इस फिल्म के बारे में। जी, ये कॉन्सेप्ट को मैं अभी कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही एक अलग है। ओके। इसलिए मैंने ट्रेलर में भी इसको रिवील नहीं किया है इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म है कि जिसमें लंदन के एक वेब न्यूज़पेपर ने तो उसको जेम्स बॉन्ड के साथ कंपेयर किया है। नो टाइम टू डाई एंड नो मीन्स नो, द बोथ आर लाइक रिलीजिंग द सेम टाइम। सो एक्शन मूवी, दिस वेरी हाई बजट मूवी, और इस पे पूरी स्नो के अंदर में शूट की गई, -31 पे। ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को सिर्फ 4 घंटे का लाइट मिलता था जिसमें शूट कर पाते थे हम लोग। ओके। तो ये आइडिया कैसे आया कि एक इंडो पॉलिश फिल्म बनानी है, उसके बाद फिर पोलिश एक्टर्स को उसमें कास्ट करना है? क्या कहानी रही इस पूरी जो जर्नी, इस फिल्म की जर्नी की? फिल्म की जर्नी में मैं एक सिक्योरिटी कंपनी का कोलैबोरेशन करने गया था पोलैंड में। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, हिज एक्सेलेंसी अजय बिस्यारे जी, जो उस समय पोलैंड के एम्बेसडर थे। तो उनके साथ में बातों में बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि विकास, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक फिल्म बनाने के लिए कहा है इंडो पोलैंड के ऊपर में, जिसका नाम है द गुड महाराजा, जो महाराजा के ऊपर में। इट्स ए ट्रू स्टोरी ऑफ जाम साहब राजा की, जिन्होंने 1000 बच्चे को, पोलैंड के 1000 बच्चों को इंडिया में शरण दिया था, उनको बड़ा किया। उसमें से एक लड़का जो बच्चा था वो बड़ा होके प्राइम मिनिस्टर बनता है वहां का, पोलैंड का। तो इतनी खूबसूरत स्टोरी सुनकर मैंने बोला कि ये फिल्म मैं बनाता हूँ। तो संजय दत्त ने कहा कि मुझे कि भाई साहब आप इसको डायरेक्ट कर लो, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये आप करो। तो मैं बोला, मुझे बचपन में, मैं जब छोटा था तो मुझे राजकुमार कोहली जी ने ट्रेन किया था, मतलब उनके साथ में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सीख रहा था। उस घर का मैं बड़ा बेटा जैसा हूँ कोहली साहब के। सो उनके साथ रहना, शूटिंग करना, मैं, अरमान, ये सब, सुमित सहगल, संजय दत्त, ये हम लोग सब साथ में, मतलब संजय दत्त मेरे से करीब 10 साल बड़े हैं, लेकिन वो उन्होंने मतलब मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में रखा एक साथ में। तो ये फिल्म के साथ में मेरा अटैचमेंट शुरू से था, लेकिन क्या हुआ कि बीच में फादर एक्सपायर कर गए और मेरी जर्नी शुरू हो गई सिक्योरिटी की, फिल्म इंडस्ट्री से हट के। जी। तो सिक्योरिटी में आया, फिर सिक्योरिटी में मैंने बहुत से कदम उठाए सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी लाया मैं। सबसे पहला कंप्यूटर उस जमाने में, जो पहला इंडिया में जो आए थे, उस समय मैंने सब सिक्योरिटी एंगल्स, उस कंप्यूटर मॉडेम और वायरलेस लेके उतरा तो पूरी दुनिया में एक छा गया। तो ये मैसेज जो वायरलेस की थी कि मैंने सिक्योरिटी एजेंसी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लॉन्च किया वायरलेस को लेके,
तो ये वार्नर ब्रदर्स को पहुंचा, तो वार्नर ब्रदर्स ने मुझे अप्रोच किया कि भाई हमारे हॉलीवुड के लोग इंडिया जाना चाह रहे हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए, जिसमें स्टीवन सीगाल भी थे। ओके। तो उसके बाद में फिर यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का, वी वर द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उनके साथ भी मौका मिला मुझे यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का। तो एक अलग सा माहौल हो गया उसमें। और आई एम स्पेशलाइज्ड इन किडनैप रिकवरी एंड रैंसम नेगोशिएशन। तो मोस्ट ऑफ द किडनैपिंग बिहार में भी जो हुई है, जिस सबको मैंने रिकवर करके दिया है, बहुत लोगों को ये चलता रहा। आई एम मतलब वेरी गुड इन एनालिटिक्स। तो अभी जो आपने सिक्योरिटी एजेंसी वाला बात बताई, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई, इसका कैसे आइडिया कि ये करना है, ये काम करना है सिक्योरिटी एजेंसी वाला? सिक्योरिटी, मेरे फादर नेवल कमांडर थे, नेवल ऑफिसर थे। तो उन्होंने सिक्योरिटी शुरू की थी मिस्टर एनएम कामते साहब, जो फर्स्ट इंपीरियल पुलिस थे महाराष्ट्र के। तो इन दोनों ने 1967 में शुरू की थी ये सिक्योरिटी एजेंसी। फादर जब नेवी छोड़े तो उसके बाद उन्होंने तब फिर, लेकिन जब फादर गुजर गए तो मैंने सोचा कि अब इसको चलाना है मुझे, फादर के लेगेसी को आगे ले जाना है ना। उसके बाद में फिर मैंने बहुत ही टेक्नोलॉजी लाया सिक्योरिटी में। तो टेक्नोलॉजी, वेपन्स, गन्स, ये सब मैंने सिक्योरिटी में लाए। और उसके बाद में फिर जो सॉफ्टवेयर से ये सब शुरू किया मैंने। तो क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जहां मैन एंड मशीन का कॉम्बिनेशन, इंटेलिजेंट मैन एंड मशीन का कॉम्बिनेशन लाया मैंने। तो जो ये इंडो पॉलिश जो फिल्म बनी, तो ये इसी के थ्रू आपने बताया कि इसी सिलसिले में आपका जाना हुआ, और ये आइडिया फिल्म बनाने का, एक इंडो पॉलिश फिल्म बनाने का, सिक्योरिटी एजेंसी क्योंकि आप थे और इधर जाना हुआ, या गुड महाराजा से ये शुरुआत हुई? कैसे आया ये आइडिया, के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा, फिल्म बनाने का? महाराजा, तो गुड महाराजा का जब उन्होंने बोला एम्बेसडर साहब ने कि मतलब मिस्टर अजय बिसारिया, जो उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया, मतलब एक पिलर बन के मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, एक सपोर्ट। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, बना लेते हैं हम लोग। तो फिल्म बना रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटी फिल्म पहले बनाते हैं। लेकिन महाराजा की बहुत बड़ी, करीब 450 करोड़ की फिल्म है ये, वर्ल्ड वॉर 2 पे। और इसमें बहुत से मैंने स्टीवन सीगाल को स्टोरी सुनाई, तो बहुत अच्छा लगा उसको। तो बोले कि ये बनाते हैं हम लोग। स्टीवन सीगाल मेरा गुरु रह चुके हैं सिक्योरिटी में। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया सिक्योरिटी में, क्या होता है सिक्योरिटी। तो मार्शल आर्ट के वो खुदा भगवान जो भी हैं वो हैं वो। और जिन्होंने मतलब अकीदो करके एक टेक्नोलॉजी, वहां एक मार्शल आर्ट उसको शुरू किया। तो ब्रूसली के लेवल में गिने जाते हैं, वो महान आदमी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसे करो। और अभी भी जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो वो ही फ्लू डाउन फ्रॉम हांगकांग, ही वाज शूटिंग इन हांगकांग की। आई एम सो हैप्पी जो झुंझुना और गद्दा लेके पहुंच गए कि आई विल ब्लेस दिस चाइल्ड। उसके बाद में उन्होंने इसका नाम रखा कि ये ध्रुव है, मतलब लाइक ही इज फेमिलियर विद द हिंदी, सो इसका नाम ध्रुव रखने, बिकॉज ही इज अ स्टार। और वो 20 साल के बाद में वो कहानी एक सच हो गई। तो अभी स्टीवन सीगाल उनको ट्रेनिंग दिया उन्होंने लास्ट मंथ उसको ट्रेनिंग दिया पूरी उसके। और 18 मीटर अंडर वाटर, समुद्र के अंदर लेके गए, जो महाराजा के लिए ट्रेनिंग शुरू हो रही है उसकी। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ध्रुव को मैं रशिया लेके जाऊंगा, और रशिया में मैं फुल ट्रेनिंग दूंगा उसको महाराजा के लिए। तो ये शुरुआत हो गई। तो आदमी चलता रह गया, कारवां जुड़ता चल गया। तो ध्रुव वर्मा की ट्रेनिंग की आप बात कर रहे थे, संजय दत्त जी का भी उसमें कॉपरेशन रहा ध्रुव की ट्रेनिंग में, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, उन गन ट्रेनिंग दिया उनको, ध्रुव को, गन को कैसे डील किया जाता है जन के। फिर बाद में ध्रुव गया पोलैंड, तो पोलैंड में उसने स्पेशल ऑल AK-47 से लेके जितने गन्स है वो सबको ट्रेनिंग उसको दी। क्योंकि उस समय AK-47 वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के हम लोग ने वेपन्स को यूज किया, उसकी ट्रेनिंग इसको दिलवाई गई इसको। और फिर मार्शल आर्ट, फिर उसके बाद में उसे एक पहाड़ की स्कीइंग की ट्रेनिंग, क्योंकि स्की के शॉट्स भी है, तो स्की की उसने ट्रेनिंग ली बहुत, करीब 6 महीना पोलैंड में। कि नो मीन्स नो में उसका स्की का बहुत बड़ा शॉट्स है। सो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ट्रेवल जब मैंने ट्रेलर रिलीज की, तो बहुत लोगों ने इस ट्रेलर को इतना पसंद किया कि जितने क्रिटिक्स ने वो आके वाह वाह करते रह गए, मतलब दुनिया के क्रिटिक्स। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की चीज है कि बेटा ने बहुत अच्छा किया और आगे बढ़ा।
और बिहार का भी नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, मुंबई का नाम रोशन करेगा। और मेरे लिए तो जैसे मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है, पर ज्ञान भूमि मेरे लिए बिहार है। पर मुझे है कि मुझे पे मुंबा देवी का आशीर्वाद है कि मुझे ये सब कुछ एक आशीर्वाद है, बिहार का आशीर्वाद है, पूरा महाराष्ट्र का आशीर्वाद मुझे मिला, जी। मेरे बच्चे को मिला, और सब कुछ मैंने पाया यहीं पे। इस मिट्टी का तो मैं शुक्रगुजार। नो मीन्स नो की मेकिंग पर आते हैं। कोरोना पेंडेमिक ने इसकी शूटिंग को कितना अफेक्ट किया, इस फिल्म की शूटिंग को? देखिए, मैं कभी कोरोना को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा कि कोरोना ने मतलब ये किया वो किया, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में मुझे एक सपोर्ट मिल गया इस चीज का। जो चीज में हम लोग हड़बड़ी में रिलीज करने सोच रहे थे, उसमें ये चीज हो गया कि हम लोग ने एक एक फ्रेम को संभाला। उसमें उसके फ्रेम के ऊपर में, क्योंकि हर एक फ्रेम में एक रूह होती है, उसमें एक जान होता है हर एक फ्रेम के ऊपर, वो बोलता है फ्रेम। तो उस चीज का मुझे मौका मिल गया उसको संवारने का, वो चीज का। और हाँ, मुझे ये दुख है कि बहुत से लोगों की जान गई, बहुत से नुकसान हुआ, ये सब चीज के सबके नुकसान हुआ है। मुझे भी फाइनेंशियली बहुत ही नुकसान हुआ, बहुत ही नुकसान हुआ, मतलब। लेकिन मैंने उस चीज का परवाह नहीं किया कि कैसा लगा कि जिंदगी में। लेकिन ये अच्छा रहा कि ध्रुव ने जिस समय लगा दुनिया में कि दुनिया खत्म हो जाएगी, पर वो रोड फील्ड में था। वो उसने जहां जहां जाके पुलिस स्टेशन से सब पुलिस वाले ने उसको एक सम्मान दिया है उसको। जहां जहां जाके उसने सब जगह मास्क ये सब किया। लोग ने मुझे वार्न किया कि भाई तेरा एक ही बेटा है, उसको। मैं बोला हीरो तो वही होना चाहिए जो फील्ड में जाए, रियल हीरो उसको बोलते हैं। और ये चीज का मैं आपको नेक्स्ट कभी बताऊंगा कि ध्रुव की जर्नी क्या हुई इस पैंडेमिक में। और यही रहा, मतलब फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से नुकसान हुए, लेकिन ठीक है, हम लोग जो जितना पीछे गए हैं 2022 तक हम लोग सबसे आगे जा जाएंगे। इतना हौसला है हमें। और पोलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से इस फिल्म को क्या सपोर्ट मिला, उसके बारे में बताइएगा। पोलैंड की गवर्नमेंट, पोलैंड के लोग, पोलैंड की सब सपोर्ट उन्होंने दिया। मतलब ये फिल्म को अगर मैं बिना सपोर्ट के बनाता तो करीब इसके प्रोडक्शन कॉस्ट ही मोर देन 100 करोड़ है। हाँ, ये एक एक जगह पे वहां के आर्टिस्ट लोग ने इतने सपोर्ट किए, अनबिलीवेबल। वहां के ट्रेन, वहां के रेलवेज, मतलब यहाँ के सब लोग ने बहुत हेल्प किया। और प्लस वहां के सबसे आभारी हूं मैं जॉर्डन स्की रिसोर्ट, जिन्होंने, अगर मैं उसको पैसे दे के लेता तो वो भी करोड़ों में जाते हैं वो। क्योंकि 1 महीना बर्फ की शूट मैंने उस जॉर्डन स्की रिसोर्ट में किया। वहां के प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब लोग ने बहुत ही हेल्प किया। मिस्टर पीटर ग्लिंस्की जो वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इतना हौसला दिया, इतना सब कुछ किया कि कहना नहीं। वहां के 5 स्टार होटल्स जिसे स्पॉन्सर किया, वहां के जो कोरियोग्राफर थे, यहाँ के कोरियोग्राफर शामक दावर, सब लोग ने बहुत हेल्प किया। और अभी जब मेरी ट्रेलर रिलीज हुई तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री, मतलब मधुर भंडारकर, संजय दत्त, सब लोग, प्रीति जिंटा और अनिल शर्मा जी, ये सब लोग ने मुझे सपोर्ट किया। सब क्रिटिक्स, मतलब एक 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 ये कि विकास ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है तो इसको सपोर्ट करो। पूरी मीडिया जी। कि मतलब देश का नाम, अगर पोलैंड में मैं झंडा गाड़ रहा हूँ अपने देश का, ये बता रहा हूँ। तो और अजय बिस्यारे जी जो आजकल कनाडा के हाई कमिश्नर हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया, सब लोग ने किया, पोलिश गवर्नमेंट ने ट्वीट किया, कॉन्सुलेट जनरल, यहाँ कॉन्सुल जनरल मिस्टर डेमियन इर्जिक ने, उन्होंने ट्वीट करके सपोर्ट किया मुझे। तो ये बड़ा लगा मुझे कि सब लोग हैं मेरे साथ, पूरी मीडिया मेरे साथ। और मैं चाहूंगा कि सब लोगों को ले जाऊं पोलैंड और दिखाऊं कि कितना खूबसूरत है। अगर हमारे देश के बाद अगर कोई खूबसूरत जगह मैंने देखा है वो है पोलैंड, जहाँ पे वो मैंने डिज्नी, फेरीलैंड, ये वो जमाने के लोग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है, वहां की वादियां, वहां के पेड़, यहाँ के पहाड़, ये सब बोलते हैं, मतलब स्नो, ये सब। और जिस स्नो को हम लोग सोचते थे कि विंटर इज कमिंग, डर जाते थे लोग, पहले डायलॉग था विंटर इज कमिंग,
वो विंटर को उन्होंने एक एडवेंचरस लाइफ बना दिया। और मैं चाहूंगा हमारा देश में भी यही सब हो, जो स्की की यहाँ पर स्पोर्ट्स की है और वुमेन एम्पावरमेंट की स्टोरी है ये, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी कि ये कोई वैसी स्टोरी नहीं है कि एक लड़की मतलब बेबस है, नहीं, मैंने बहुत अलग ढंग से दिखलाया इस फिल्म को। और ये सच्ची कहानी पर आधारित है ये फिल्म, नो मीन्स नो, फुल ऑफ एक्शन। ऐसे एक्शन मतलब लोगों ने मेरे बेटों को जेम्स बॉन्ड, इंडियन जेम्स बॉन्ड बोलना शुरू कर दिया। जी। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो एक उसको मीडिया ने इतना बड़ा महान लोगों से जोड़ दिया। खैर उसके लेवल पे पहुंच जाएगा वो किसी दिन, ये मेरी मतलब उसको ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको इस फिल्म के लिए। इसके टाइटल पर आते हैं, नो मीन्स नो। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी पिंक, जिसमें ये डायलॉग बड़ा उस टाइम पर फेमस हुआ था। तो आपको नहीं लगा कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, या शुरू से दिमाग में आपके यही टाइटल था, सबसे अप्रोप्रिएट यही लगा? ये टाइटल ये पहले ही से था। ये टाइटल नो मीन्स नो एक 1984 में एक फिल्म बन आ चुकी है। आप विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो ये बहुत पुराना एक शब्द है ये वाक्य, जिसमें नो मीन्स नो का उन्होंने नो रेप्स के उस बारे में उन्होंने डाला। व्हेन यू सी द विकिपीडिया यू रियलाइज दैट कि ये एक स्लोगन है वहां का, नो मीन्स वन वी से नो। मेरी जो टाइटल है उसके आगे फुल स्टॉप है, मैंने फुल स्टॉप डाला है इसमें। नो मीन्स नो नो पीरियड, मीन्स नो, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। व्हेन हाँ, सो ये है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैंने मतलब बेबस नहीं दिखलाया है किसी को, ये एक एक्शन है, सब कुछ है वहां पे। गुलशन ग्रोवर जी ने जो एक्टिंग किया, इट्स अनबिलीवेबल, ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस बाय गुलशन ग्रोवर। ये बात मैंने संजय दत्त ने भी कहा, संजय दत्त जी जो मेरे, उन्होंने बहुत तारीफ की इस फिल्म की। अब गाना जो थे हरिहरन जी, इस म्यूजिक डायरेक्टर है। अगला सवाल मेरा वही होने वाला था, लेकिन कोई ना हो अच्छा जाए म्यूजिक आप के ही बाद। पूछ डालिए, लेकिन आप ही वही पूछ डालिए। कि कौन कौन इसमें इसके म्यूजिक में इन्वॉल्व हुए, हमने सुना था हरिहरन जी ने म्यूजिक बनाया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ काम करने का यहाँ पर? हरिहरन जी ने मुझे ये बोला कि ये जो एक्सपीरियंस है, मुझे उनको एक्सपीरियंस हुआ कुछ डिफरेंट का। उन्होंने विकास बोला तुमने कर क्या दिया ये मेरे साथ, कि मैं इंग्लिश में गाना गा रहा हूँ। ओके। हाँ, और उन्होंने जो म्यूजिक दिया, श्रेया घोषाल ने जो गाया है और अरविंदर सिंह जी और उनके बेटे अक्षय हरिहरन ने जो मतलब म्यूजिक कंपोज किया है, वो इट्स अनबिलीवेबल। मतलब मैं आप सुनेंगे तो लगेगा कि ये 1970 से लेके, हाँ। दूसरा क्या कि मेरे जर्मनी के अंदर जो म्यूजिशियंस थे, वो बेलारूस, जर्मनी और उसके बाद शिकागो, साउथ अफ्रीका, वहां के लोग ने म्यूजिक बनाया है। और इस चीज में हरि भाई ने उसको पूरा गाइड किया, उस चीज को देखा, समझा, और ये धूम मचा देगी गाना। मतलब हमारे शादी में तो लोग उस गाने को जरूर बचाएंगे। हम दुआ करते हैं ऐसा हो। विकास जी, गुलशन ग्रोवर जी ने कहा था वंस अ शूटर इज ऑलवेज अ शूटर। तो आप अपनी कैसे इस लाइन से आप अपनी जर्नी डिफाइन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या क्या बात थी इसके पीछे? वो क्या हुआ था कि जब मैं शूट कर रहा था, मैंने कहा कि भाई आपको मेकअप नहीं करना है शूट में, मतलब नो मेकअप। तो वो बोले कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, कि मतलब थोड़ा बहुत मेकअप सब कोई करते हैं। फिर बाद में जब मैंने शॉट लिया वहां पे, और मैं 5 कैमरा से ऑपरेट कर रहा था कि एरी XS-T, ये जो सबसे एडवांस कैमरा है उसका, ड्रोन सब साथ में शॉट सब चल रहे थे, और ये एक पहाड़ पे शॉट था जहाँ चर्च था जी। तो मैंने शॉट लिया, तो उन्होंने देखा, बोला कि ये कमाल का शॉट लिया है। और लोगों ने कहा कि गुलशन ग्रोवर जी ये रॉबर्ट डेनोरो का लुक आ गया। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने कमाल कर दिया, ये गन से और ये कैमरा से मुझे एक चीज पता चल गया, वंस अ शूटर इज ऑलवेज अ शूटर। और पहले ये गन से शूट करते थे, आजकल कैमरा से शूट करते हैं। ये वो लोगों ने पूरे पब्लिक वहां के जितने क्रू को बताना कि सब ठहाका मार के हंस पड़े कि ये चीज है। तो हमारे एक दोस्त है मुर्तुजा अली खान साहब, वो भी क्रिटिक्स है, तो उन्होंने कहा निशाना सही सही होना चाहिए। और एक दोस्त है जो अश्विनी कुमार जी, उन्होंने भी कहा, क्या उन्होंने भी डायलॉग बोला कि कैमरा और गन निशाना सही होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था राजकुमार कोहली जी का, जिन्होंने बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म्स बनाई हैं। तो
जानना चाहते हैं कि उनके साथ कैसे शुरुआत हुई, कैसे मुलाकात हुई, और फिर किन किन फिल्म्स की मेकिंग के आप गवाह बने उनके साथ। कोहली साहब तो एक मतलब लेजेंड है वो। उन्होंने मुझे, जब मैं 16-17 साल का था, मुझे उठा के सेट पे ले जाते थे जी। कोहली साहब, और मुझे अपने घर का बड़े बेटे की तरह रखा उन्होंने। हम्म। वो मुझे बोले तू अकेला मत रहा, ऐसे बोला, तू अकेला मत रहा, मेरे साथ में रहा, समझे, अरमान तुम दोनों साथ में बड़े होंगे। तो हम लोग सब साथ ही बड़े। तो मैं, अक्षय कुमार जिस समय, वो राजीव भाटिया था उस समय, तो हम लोग किसी को मालूम नहीं था। सुनील शेट्टी भी, हम्म। सुनील शेट्टी जी वो पहले मतलब अभी तो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो जी लगा रहा हूँ उनको, मेरे बड़े भाई जैसे। जी। वो भी उस समय एक्टर नहीं थे। तो ये हमारी जर्नी इन लोग के साथ हुआ, कौन को सब एक्टर बन गए। वो हम्म। लोग, हमें जो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊंगा, सपने में नहीं सोचा था कभी। और वो डायरेक्शन कर रहा था। तो ये एक सरस्वती माता जी का आशीर्वाद है, जो मुझे, एक मेरे माता पिता, लोगों का दुआएं, ये जो वो सब चीज था कि ये फिल्म को कंप्लीट कर पाया। लोगों ने कहा कि यार हम लोग 20-20 साल तक फिल्म नहीं बना पा रहे हैं इंडस्ट्री में रह के, और हम्म। तुमने 1 साल के अंदर फिल्म बना के शूट करके वापस आ गए। तो ये कुदरती हुई है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि इतने बड़े फिल्म के लेवल की फिल्म बना डालूंगा मैं। पोलैंड के लोग ने बहुत सपोर्ट किया। हिंदुस्तान के लोग वहां पे जो थे, उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया। कोई खाना बना के भेज रहा ट्रक पे, 300 आदमी के खाना। वहां की मीडिया ने जो सपोर्ट की, वो बहुत अजीब थी। उन्होंने एक तो वहां की लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, पर मैंने कहा कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है। और उन्होंने मुझसे पॉलिश में बात करते थे, मतलब उनको मालूम है कि मैं समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन उनको विश्वास है कि समझ जाएगा। जी जी जी। ये प्यार था। बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है। आवारा फिल्म जब आई थी तो कहा गया था कि इंडिया रशिया के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। अब ये इंडो पॉलिश फिल्म आ रही है, तो उसमें क्या आपको लगता है कि कैसे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें प्रगाढ़ता आएगी, उसमें यही जो प्यार की भाषा वाली बात है, उस तरीके का प्यार कैसे बढ़ेगा? तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले जब राज कपूर साहब ने ये जो एक रिलेशन, जो पोलिश रिलेशन, इंडो रशिया रिलेशनशिप जो सेटअप किया था, वो एक कल्चर माध्यम से, फिल्म के माध्यम से उन्होंने शूट ये किया। और वो एक प्यार बढ़ गया था दोनों देशों के बीच में। इतना प्यार था कि रशिया के लोग अपने इंडियन को एक भाईचारा से समझ रहे थे। कि मोदी जी का मैं, मुझे ये शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस कदम को पहल दिया, और मिस्टर अजय बिसारिया जी ने जो कहा कि विकास बना डालो। तो जब मैं बनाने लग गया, तो ये एक रिलेशन इतना ज्यादा बढ़ा कि मैंने वहां के जो एम्बेसडर को, उनको कहा मैंने कि देखिए, कल के तारीख में ये जगह पे फिल्म के बाद में आधा इंडिया का हनीमून सब पोलैंड में बनेगी। कितना खूबसूरत है ये जगह। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगा, यहाँ से लोग जाएंगे वहां पर भी। वहां पे भी लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं इंडिया को। वो लोग बहुत खूबसूरत समझते हैं, और इतना वो लोग कि उनके लिए एक एनिग्मा है ये इंडिया। उनको लगता है कि ये सांप सपेरा, ये वो, दुनिया के लोग, इतना प्यार है उनके बीच में। और बॉलीवुड के डांस वहां की लड़कियां जो करती है, वो आप अनबिलीवेबल, इतना खूबसूरत। मैं भेजूंगा उसका शॉट आपको कि, और उनको एक इंडिया से इतना मोहब्बत है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इतना मतलब उन लोग प्यार से देखते हैं। बॉलीवुड बॉलीवुड करके कहते हैं, कभी कहते हैं शाहरुख खान, ये सलमान खान, ये मतलब उनको याद है ये सब लोग नाम। उम्मीद करते हैं जो नो मीन्स नो है उससे ये जो रिश्ते हैं और ये जो प्यार है वो और ज्यादा बढ़े। विकास जी, हम वापस आते हैं सिक्योरिटी एजेंसी वाली बात पर। सवाल था मन में कि काम कैसे करती हैं बॉलीवुड जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, उनकी थोड़ा ब्रीफली अगर आप बता पाएं कि उसका प्रोसेस क्या होता है, हाउ डू दे वर्क एंड ऑल। यस। तो मैं कह रहा था, सिक्योरिटी जो एजेंसी है, ये सिक्योरिटी एजेंसी में हम लोग बॉडीगार्ड्स, ट्रेन बॉडीगार्ड, अब उनके मानों में कैसे उसकी डिजाइन करते हैं हम लोग फुल, कि जब वो एयरपोर्ट से लेके इंडिया पहुंचना उनके वर्ल्ड की, चाहे वो इंडिया से बाहर भी हो, तो किस समय होटल में रुकेंगे, कहाँ पे क्या क्या चीजें, कैमरा नहीं लगा वो, उसके बग्स नहीं लगे हो, वो सब चीज को हम लोग कंट्रोल करते हैं, निकालते हैं वो सब चीज को। कहीं लगा हुआ है कि इसके जान में, इसका थ्रेट परसेप्शन क्या चीज है इस आदमी का, वो हम लोग उसके हिसाब से उनकी सिक्योरिटी लगाते हैं। कहाँ पे जाना है,
उसके पीछे सबसे पहले कि उसको भगा के कैसे ले जाना, ये हम लोग सोचते हैं कि अगर कुछ हो गया तो उसका भगाने के लिए मतलब इवन तो मोटरसाइकिल भी रेडी रहती है कि मोटरसाइकिल से भी निकल सके वो आदमी, चाहे वो प्रेसिडेंट कहीं का भी हो। तो छोटे से जगह गलियां से, चाहे वो उनको थ्रेट दूसरी कंट्री के हो, दूसरी चीज का हो, एक टेररिस्ट का थ्रेट हो, चाहे वो एक प्राकृतिक वो कोई भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो सब चीज से इस आदमी को प्रोटेक्ट कैसे करना है। बहुत सी चीजें, बहुत से एंगल होते हैं, उस चीज को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उस चीज में ध्यान रखते हैं। और जो हमारे फौजी, जो रिटायर्ड फौजी लोग हैं, जो कमांडो सब रह चुके हैं, वो सब रहते हैं उसमें, और वो लोग जानते हैं कि किस समय क्या करना है। तो ये सिक्योरिटी का मैंने कॉन्सेप्ट पूरा किया, और वार्नर ब्रदर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, ट्राइस्टार, 20th सेंचुरी फॉक्स, सब लोग को मैंने सिक्योरिटी दी है वहाँ पे। माइकल जैक्सन जो थे उस समय से, रिचर्ड गियर, ये लोग इंडिया जब भी आए हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हम अब बहुत से किडनैपिंग बिहार में भी हुई थी, तो कैसे क्या करना है सब हम लोग ध्यान से देखते थे कि कौन कहाँ कैसे। और फिर मैंने वेपन्स लाया वहां पे, वेपन्स के साथ में सिक्योरिटी कैसे होती है, कहाँ कहाँ हमें वेपन को कैसे कंट्रोल करना है। एक और बात आती है सामने की, जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनके बॉडीगार्ड्स का भी अपना अलग एक स्टारडम होता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका क्या रिलेशन रहता है स्टार्स के साथ? आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे इस बात पर। देखिए, फिल्म स्टार के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो तो दिखने भी नहीं चाहिए, वो खाली उनकी ये होना चाहिए कि उनको किसी को मालूम नहीं है बॉडीगार्ड है ये। जी। कभी भी उस चीज को हम लोग रिवील नहीं, कौन बॉडीगार्ड है, सबसे पहला अटैक उसी पे होगा पहले। तो वो जो बॉडीगार्ड्स जो नाम के लिए आते हैं वो हम लोग नहीं रखते हैं उसमें। हमारे बॉडीगार्ड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, जो फिल्म स्टार्स के बगल में जो जो जिस समय शूटिंग हो रही है। जैसे मैंने भूमि के समय मतलब बहुत क्रिएटिव उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, लगान के समय इन्वॉल्व रहा हूँ, देन लगान पिक्चर, तो उस समय उसके पहले दीवाना, बहुत सी फिल्म मैं पर्सनली, सब दोस्त लोग हैं। सो ये सब करता रहा मैं, और लॉ से मतलब इनके किसी अलग एंगल से ना कोई उसको अटैक कर पाए। चाहे रिकी मार्टिन था जो मेरे साथ में आया था, वो फंस गया था एयरपोर्ट पे, जी। क्योंकि शायद उसको कुछ टैक्स नहीं भरा था उसने, जो उसको मालूम ही नहीं था। लेकिन उस चीज को कैसे निकला जाए उस चीज को, उसमें ये था कि जैसे हाँ, लॉ के साथ में इंडिपेंडेंट बॉन्ड देके उसको बाहर निकालना, टैक्स भरना है हमें, हमारे देश का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको ज्ञान होना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए कि ये जगल में न फंस जाए। तो ये स्पेशलिटी के कारण वर्ल्ड वाइड मेरा नाम रहा, लंदन में सिक्योरिटी रही हमारी, यूएई में, पोलैंड में, सब जगह पे। और ये अभी सडनली इट्स अ डेस्टिनी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। लगान के सेट, लगान के बारे में आपने अभी बात की, तो लगान के सेट पर आप रहे, आमिर खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ मजेदार किस्सा हुआ तो वो भी जानना चाहेंगे आपसे। लगान एक ऐसी थी कि जिसमें रोनित रॉय को मैंने आमिर खान का सिक्योरिटी देखने के लिए बोला। ओके। तो आमिर ने बोला यार ये फिल्म का आदमी कैसे कर पाएगा। तो मैं बोला कि नहीं, ये अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और ये एक ऐसा शख्स रौनक कि जो आपको और हमारे कमांडोज को एक बीच में वो रहेगा, उसका एक कड़ी बन के रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो रोनित रॉय ने वो पूरी सिक्योरिटी वहां का संभाला, और हम लोग गए वहां पे, क्रिएटिव जो वहां का क्रिएटिव सेट था वो सब चीज को हम लोग मैंने देखा, क्योंकि मुझे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कोहली साहब के साथ में, ये फिल्म्स के बारे में कि फिल्म्स क्या होता है, म्यूजिक के बारे में क्या, ये सब चीज। तो ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों को मैं देता रहा कि क्या करना है इसके बाद में। भाई वो बड़े लेजेंड हो, लेकिन कुछ ना कुछ टिप्स छोटे लोग से भी मिल जाता है हमेशा। तो इस चीज के लिए मैंने हमेशा सबकी सलाह ली फिल्म बनाने में, चाहे वो छोटा क्रू मेंबर भी हो, जो कभी आके बोलता सर ये लाइट इधर से, मतलब हाँ समझ में आ गया, मतलब हाँ ये ठीक है। तो जो चीज नहीं पसंद आए तो मैंने उसको इग्नोर कर देता कि नेक्स्ट शॉट में ले लूंगा। तो ये सब चीज रहा वो। आपने इतना वक्त, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि इतना टाइम बिताया इंडस्ट्री में, तो फिर डायरेक्टर की कुर्सी संभालने में जो देरी हुई उसका क्या रीजन हम माने?
ये एक डेस्टिनी है। मैं डायरेक्टर में कैसे बन गया मुझे ही नहीं मालूम, क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था कोहली साहब के सामने, और शायद कुदरत ने लिखा था पहले कि तुम ये सीखो, शायद तुम्हें बनाना है। ये था मुझे। और मैं तो जब पहला दिन शूट किया तो मैंने 20 बोतल पानी पी गया था मैं, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे गन और AK-47 किसी से डर नहीं लगा, लेकिन ये कैमरा के एंगल से मुझे इतना डर लग गया था, एग्जाइटी आ गया था मुझे कि क्या करूं मैं। फिर मुझे हाँ लगा कि नहीं। फिर मैंने दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्पीकिंग ट्री निकलता है, वो पढ़ा था, और उसमें मेरे बारे में एक एक लाइन लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तुम्हें, भगवान ने तुम्हें चुना है ये इस चीज को, रोल को अदा करने के लिए। ओके। तो कल भी मेरी बात कर रही हुई थी ये कैरेक्टर से, तो मैंने कहा कि लाइक आई एम राइडिंग ऑन अ टाइगर, कि अगर उतर के जाऊं तो शेर खा जाएगा मुझे। तो अभी मुझे चलाते रहना। तो इसलिए मैंने दूसरी फिल्म भी लॉन्च कर दी, द गुड महाराजा। तीसरी फिल्म भी लॉन्च कर रहा हूं मैं, जो इसकी शूटिंग 7 देशों में होगी, ओके। 7 कंट्रीज में ये होगी। वो तीसरी फिल्म भी, वो भी मैं 2023 तक खत्म कर दूंगा उसको। विकास जी, स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था, एक बड़ा ही बेहद दिलचस्प काम किया आपने एज अ किडनैपिंग नेगोशिएटर के रूप में। तो ये सुनने में इंटरेस्टिंग भी लगता है, सोचने में खतरनाक फील होता है। थोड़ा सा विस्तार से आप उसके बारे में बताइए कि ये काम होता कैसे है। किडनैपिंग के बारे में ये चीज है कि जब किडनैपिंग हो जाता है उसके बाद में जो भी किडनैप नेगोशिएशन एक अलग टाइप का स्किल है ये, क्योंकि उसके आदमी की जान उसके किडनैपर के हाथ में रहता है, और एक भूल चूक भी उस आदमी की जान जा सकती है। उस समय ये कहना पड़ता है कि जो वो कह रहा है वो सब सही है, हमें टाइम लेना है, बाकी सब तो हम लोग रिकवर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और उसमें 2 चीज होता है कि किडनैपर या डर के मारे इसको खत्म ना कर डाले, क्या वो डर गया, अगर उसको डरा दे तो वो आदमी को खत्म करके एविडेंस मिटा के निकल जाएगा वो। तुम्हारा मेन एम रहता है कि किसी तरह उस विक्टिम को बचाना है वो। और पुलिस का हमें बहुत सहयोग रहा, पुलिस डिपार्टमेंट जब भी रही तो एक सपोर्ट रहा वहां पे। हाँ, बहुत सी जगह पे 2611 में भी मैं अंदर था वहां पे, जाके वहां से निकाला उन लोगों को, अपने दोस्तों को, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के। मैंने सब बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिया जर्नलिस्ट को, सबको। तो ये सब हुआ था 2611 में। मैं अपने वाइफ को भी नहीं बताया, लेकिन मैं निकल गया था वहां पे अपने दोस्त को निकालने के लिए। 2 वेपन डाला अपने पॉकेट में, होल्स्टर में, उसके बाद निकल पड़ा, बचा के भी लाया। तो यही, इसके अलावा भी कोई ऐसा किस्सा हो जहां पर बड़ा ही मुश्किल सिनेरियो आ गया हो कि पकड़ छुड़ाना बहुत ऐसा लग रहा हो, बहुत चैलेंजिंग है, कुछ इस तरह का कभी हुआ, कोई ऐसा कांड टाइप हुआ? बहुत से हुए, बहुत से ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि जहाँ पे, जिसको मतलब एक एपिसोड में बता ही नहीं सकता हूँ आपको, इतनी लंबी सब कहानियां हैं कि। हाँ जी। हाँ, इतनी लंबी कहानी है कि जहाँ पे उस चीज को 2 लाइन में नहीं डाला जा सकता है। बहुत सारी अजीबोगरीब में जहाँ पे मेरी जान भी जा सकती थी। हम्म। हम आपकी फिल्म द गुड महाराजा पर आते हैं। अभी आपने उसका ब्रीफली कॉन्सेप्ट तो हमें बताया ही है। संजय दत्त जी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे उनसे मुलाकात हुई, कैसा रिलेशन है आप लोगों का, और क्या और कौन कौन से काम साथ में कर रहे हैं? जो ये क्या हुआ कि मैंने कहा कि अगर कोई चीज किसी शख्स को रीगल लगना है, ये महाराजा, तो सिर्फ मैंने संजय दत्त जी को कहा कि बाबा ये रोल है, कैसा लगेगा आपको? बोला भाई साहब मैं कर लूंगा। तो ही कॉल्स मी भाई साहब, तो ही इज वेरी क्लोज टू मी, आई एम लाइक ए फैमिली मेंबर। उनकी वाइफ भी मुझे भाई साहब बोलती है घर में, तो बच्चे भी अंकल अंकल बोल के। मतलब एक दिन तो ऐसा हो गया कि मैंने बोला दिन में बेबी सिटिंग करूं दोनों बच्चों को, और रात में बाबा सिटिंग। तो तो मैं ये, हम लोग हंस रहे थे और वो भी बहुत हंसते रहते, तो मुझे बहुत बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ही इज्जत करते हैं कि मैं उनके लिए वक्त पे खड़ा रहा हूँ, और मेरे लिए भी वो वक्त पे खड़े रहे, और बोले भाई साहब आप बनाते रहो फिल्म, मैं आपके साथ हूँ। और अभी भी हम लोग 31st नाइट को हम लोग साथ ही में थे, भाभी बच्चे सब दुबई में। तो ये एक जर्नी उनके साथ में रहा। और एक इज अ लेजेंड, संजय दत्त, उसके जैसे एक्टर बहुत कम ही है बहुत है, लेकिन बहुत कम ही है जिनको डायलॉग डिलीवरीज, उनके वॉक,
मतलब आज भी जब वो लगता है कि ऐसा वॉक कोई संजय दत्त जैसा कोई नहीं कर सकता है। जो चलना, उसकी उसकी डायलॉग्स डिलीवरी, उसकी आंखें जो ऊपर करता है, तो बहुत से मेरे दोस्त एक बार जॉन अब्राहम ने बोला कि मतलब डायलॉग बोल लिया था। ये चीज था। तो अब जी, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर और लालू जी की सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब कुदरती है। मतलब किस समय क्या बोल देंगे दुनिया हंसने शुरू कर जाती है। तो लालू जी के लिए बहुत क्लोज रहा हूं मैं और लालू जी ने फिल्म में काम भी किया, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव में। जी जी जी। हाँ, तो मैंने वो लालू जी को बोला, उसमें लालू जी शायद रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। बोला भैया कर लीजिए ना प्लीज, मतलब तो उन्होंने कहा ठीक है तुम करोगे तो मैं करूंगा। तो मैंने महेश मांजरेकर को बोला कि स्क्रिप्ट चेंज कर भाई। उसको स्क्रिप्ट चेंज कर करके फिर पहला शॉट मेरा था जिसमें मैं लालू जी से पूछता हूँ क्या लालू जी को टेंशन है, वो मैं उस फिल्म में डॉन बनाऊं। ये जबरदस्ती का, मतलब मुझे फिल्म में आना था। तो ये भी 18 साल पुरानी कहानी हो चुकी है। जी जी जी। टाइम फ्लाइज। इट डज डेफिनेटली। इस दी गुड महाराजा से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी शायद, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कंट्रोवर्सी सब कुछ होती रहती है। ये कंट्रोवर्सी मतलब हमेशा महाराजा के फैमिली वाले ने कहा कि भाई ये संजय दत्त महाराजा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो क्रिमिनल है, ये है वो है। तो उसके बारे में फिर हम लोग, क्योंकि देखिए कोई भी एक देश का देश रत्न हो, भारत रत्न टाइप के लोग जो राजा महाराजा, उनकी कहानी को पे कोई फिल्म बना ना सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद हम गलत प्रोट्रेट नहीं करें उसको, नहीं वो हम नहीं करेंगे। अगर महाराजा की कहानी पूरे देश को भी नहीं मालूम है, किसी को, हार्डली फ्यू पीपल दे नो। मेरे एक फैमिली फ्रेंड है केशव कुमार जी, जो जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई थे पहले, अभी गुजरात में वो डायरेक्टर जनरल पुलिस है, एंटी करप्शन। सो उन्होंने कहा कि महाराजा के जो बच्चे जो यहाँ से वापस वर्ल्ड वॉर के बाद में गए थे, वो वापस इंडिया आए करीब 50-60 साल के बाद में। तो 70 साल हो गया होगा उनको। तो वो एक बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए केशव कुमार जी गए। तो वो जामनगर में है, उस लोगों को वो प्यार, वो सब चीज, तो उन्होंने बहुत बहुत सी कहानी बनाए। तो मैंने बोला ये कहानी में जोड़ देता हूँ फिल्म में, क्योंकि ये ऑस्कर रिलेटेड मूवी है, इतनी बड़ी फिल्म है, इतनी, मतलब इसमें मेरा बेटा भी काम कर रहा है उसमें, उसका भी स्नाइपर को रोल है। ओके। सो उसकी ट्रेनिंग अलग हो रही है उसके लिए। तो ध्रुव काफी बिजी हैं मतलब प्रोजेक्ट्स को लेकर अपने। हाँ, अभी वो मेरे ख्याल से सिर्फ 6 घंटा सोता है। हाँ, बाकी समय वो, उसको मैं बिजनेस, सिक्योरिटी बिजनेस में भी डाल रहा हूँ कि जहाँ पे वो चीज सीखे, क्योंकि उसने हमेशा 97% लाया है स्कूल में। हाउस कैप्टन था कैथीड्रल में बॉम्बे में। तो मुंबई में उसने एशआर कॉलेज में पढ़ाई किया और एजुकेशन में वो अवार्ड मिला उसको बहुत से। तो अच्छा, म्युनिसिपल स्कूल में बच्चे लोगों को पढ़ाने जाता था वो। तो मैंने कहा कि अगर तुम लंदन में पार्टी कर रहे हो तो, लेकिन तुम्हें आके ये सब करना है, सोशल चीज। अगर मेरे फादर कहते थे कि पहाड़ पे चढ़ना था बेटा झुक के चढ़ना है, पहाड़ पे सीधा खड़ा होकर नहीं चलना है, उस पे जाने के लिए झुकना पड़ता है। और जब मैंने यही सिखाया उसको कि बेटा गरीबों की दुआ ही तुम्हें ऊपर रोक सकती है। जब पीक पे जाओगे तो वहां पे बहुत से लोग खींचने के लिए, इतनी तूफान होती है कि वहां पे कोई खड़ा नहीं रह सकता है। वही कहा कि गरीबों की दुआ लो, इनसे वो तुम्हें रोक के रखेंगे। तो ये चीज पे वो एक उस आदर्श पे चल रहा है अभी तक। आगे के जा रहे में मैं वही कहूँ कि सीखते रहे। विकास जी, आखिरी सवाल ये कि कैसी उम्मीदें हैं नो मीन्स नो से? क्या आपको लगता है कि जैसे थिएटर्स बंद रहे हैं कोरोना पेंडेमिक के काल में, तो ये दर्शकों को खींचने में कितनी कामयाब होगी थिएटर्स तक आपकी फिल्म? अभी तक तो देखिए, मैंने 22 मार्च तक इसकी रिलीज है जी। हम लोग है, लेकिन अभी तक पोलैंड और लंदन खुला नहीं, यूरोप खुला नहीं है अभी तक। और हम लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं हुआ खुला तो 15 तारीख के बाद फिर हम लोग को सोचना पड़ जाएगा, फिर कमेटी बैठेगी, फिर सोच होगी कि क्या करें इस चीज को। क्योंकि ऐसी छोटी फिल्म नहीं है कि इसमें साउंड डिजाइनिंग इतनी हुई है, इसकी साउंड इफेक्ट्स, एटमोस, ये सब जो एक एक टेक्नोलॉजी यूज हुई कि जिसमें आप देखने के बाद आपको पता चलेगा। कोमल नाहटा जी ने इस शॉट्स को देखा जो
इंडिया के बहुत बड़े क्रिटिक्स में गिने जाते हैं। तरण आदर्श जी ने देखा सब चीज, वो लोग हैरान है वो शॉट देख के। मैं आपको वीडियो भेजूंगा उनका क्लिप। जी। वो बोले 10 बार तो मैं कुर्सी से उछल पड़ा था, ये खुद उनका ही है। तो ये सब चीज मुझे एक क्या बोलते हैं, एक मोटिवेशन मिलती है मुझे कि हाँ मैंने कुछ कर डाला है। और ये सिक्योरिटी का बैकग्राउंड ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और जो बिहार का, महाराष्ट्र के जो क्रिमिनल लोगों का जो उनकी फेस की पर्सनालिटी, एक्सप्रेशंस, ये सब चीज का मुझे बहुत ज्ञान है कि कौन क्या करने वाला, क्या करने वाला इस चीज के लिए, कौन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज है, कहाँ पे किस लैंग्वेज किस स्टेट का हो सकता है, ये क्या है, ये सब चीज मैं पकड़ लेता हूँ। जाते जाते लल्लन टॉप के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे विकास जी? लल्लन टॉप मुझे इतना खूबसूरत नाम लगता है ना कि हमेशा टॉप पे रहे, ये चीज है। और ललन टॉप का मैं एक फैन हूँ। मतलब एक जो उनकी कहानी है, जो बोलने की अदाएं है ना, मतलब जो आपके जर्नलिस्ट ये सब के, वो पब्लिक से जुड़ जाती है। मतलब वो लोग देखना चाहते हैं आपके एक एक थंबनेल में। आदमी सब बोलते हैं कि हम लोग क्लिक कर जाते हैं उसमें, फिर कब पता नहीं चलता है कि कब खत्म हो जाए ये। और आपके सौरभ द्विवेदी जी, उनकी भी मैं देखता रहता हूँ कि वो, तो एक स्माइल आ जाता है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। हम अपने ललन टॉप के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नो मीन्स नो 22 मार्च को रिलीज के लिए तैयार है भारत में। आप लोग जाइए और देखिए कि क्या है जो बहुत सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था विकास जी से, कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट वहीं पर आपको पता चल जाएगा। आप थिएटर्स में जाइए और एंजॉय कीजिए। ये पहली इंडो पॉलिश फिल्म है और उम्मीद करते हैं विकास जी की बहुत बहुत सफलता ये हासिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और ललन टॉप को मेरा पोलैंड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पोलैंड वासी लोगों को भी ये सब देखने को मिलेगा। मैं इसको सबटाइटल्स करके भेजूंगा पोलैंड में जी। और वहां के लोग देखे, वहां के इंडियंस जो है वहां पे देखे कि ये ललन टॉप में क्या आता है। बहुत 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 शुक्रिया विकास जी आपका। जी, थैंक यू।